गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। शिल्पा राउत और आशीष बहेती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले फिर जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। और आज मार्केट स्पेसिफिक चर्चा के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ से होगी बातचीत। प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी आज कवर करेंगे। आज से एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ खुला है। इसके लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति और सीएफओ रमेश कुमार झा से बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं मार्केट के ऊपर। और मार्केट में अब एक सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग की शुरुआत हुई है। और अब देखिए इसका मामला यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सभी डे लो पर। बैंक निफ्टी अब 50,724 पर। तो इसका मतलब अब क्लियर है कि बैंक निफ्टी में भी 100 डे में ब्रेक हुआ। और अब अक्टूबर के जो लोस थे 50,200, 50,400 उनको हम रिविजिट करते हुए निफ्टी 24,250 पर। अब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। सेंसेक्स 79,680 पर। मिड कैप मार्केट की ब्रेड देखिए 1:7 का एडवांस डिक्लाइन इसमें बहुत ही ख़राब। मार्केट को अब तक बचाया हुआ है सिर्फ आईटीसी ने, जो अभी भी 4% ऊपर है। लेकिन उसके अलावा आज भी मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अर्निंग्स का। इंडसइंड बैंक निफ्टी का टॉप गेन लूज़र 15% नीचे। और पूरा का पूरा मूड माहौल उसी ने ख़राब किया। उसके अलावा बाकी स्टॉक्स भी हैं, बीईएल, ट्रेंट, जो स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं। जहाँ तक ब्रॉडर मार्केट की बात है, एक दो स्टॉक्स बचे हुए हैं जैसे कि ओरेकल फाइनेंशियल, लॉरस लैब्स, गोदरेज कंज्यूमर। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर भी वीकनेस काफ़ी है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। डिक्सन टेक अब 8.5%। एक बार डिक्सन टेक लेकर आइए ज़रा। और देखिए ये वीरो सुबह बात हुई थी हमारी कि डिक्सन टेक को आज प्लीज़ गैप अप पे चेज़ मत करिएगा। और आज देखिए 9% नीचे आ गया ये स्टॉक का। और क्या ज़बरदस्त इस समय इस स्टॉक में डिक्लाइन चल रही है डिक्सन टेक में। और उसके अलावा आपका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नैल्को, बंधन बैंक सब पर भारी गिरावट। वीरू बिल्कुल। और मार्केट से डे लो 24,247, बैंक निफ्टी करीब करीब 50,678 डे लो पर। फाइनली वो ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में जिसका भय था। अब एक काम करते हैं, आते हैं ज़रा आज के ट्रेड्स पर। आपकी स्क्रीन पे पूरे के पूरे मेहमान का जो पैनल है वो स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है। पहला ट्रेड पिक करते हैं। उससे पहले ज़रा प्लीज़ एक बार निफ्टी आईटी से दिखा दीजिएगा जिसका थोड़ा बहुत कंफर्ट है, अदरवाइज़ पूरा मार्केट इस पर क्रैक होता हुआ। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी, यहाँ पे एक बाय और एक सेल रहेगा। जो बाय पहला रहेगा वो बिरला सॉफ्ट में है, क्योंकि आईटी में थोड़ा आज मिक्स बैग है और बिरला सॉफ्ट समहाउ एक स्ट्रेंथ होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है 560 के स्टॉप लॉस से आप बिरला सॉफ्ट के फ्यूचर्स में आप लॉन्ग ले सकते हैं फॉर लेवल्स ऑफ 585 से 590। नॉट वेरी अग्रेसिव टारगेट्स, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एक अपसाइड प्ले आप ले सकते हैं। सेल रहेगा डीएलएफ में। डीएलएफ कंटिन्यूज टू बी वीक। यहाँ पे मुझे लगता है 800 के स्टॉप लॉस से आप सेल में इसमें बने रह सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 571 अभी, और ज्यादा एक डिप आया है तो मुझे लगता है कि यहाँ से आप सॉरी 780 का अभी है डीएलएफ में। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लेवल्स ऑफ 775 पहला टारगेट होना चाहिए। इसके नीचे अगर जाता है तो मुझे लगता है कि आपको 750 के भी लेवल्स आएंगे। तो एक अगर आपको रैली में मिले टुवर्ड्स 800 आप इसमें डेफिनेटली सेल ले सकते हैं। यहाँ पे वीकनेस बहुत ज्यादा है। पूरी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्चुअली। आशीष बहेती को भी जोड़ते हैं। आशीष जी, आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी अनुज जी, दोनों सेल साइड में रहेगी। पहला जो रहेगा वो पीवीआर आइनॉक्स में लग रहा है ये स्टॉक अब 200 डेमा को तरफ अप्रोच करेगा। और जिस हिसाब से इसमें गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है, हमें लग रहा है कि अच्छा काउंटर है एक शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1520 का एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है जो स्ट्रक्चर बना है जिस हिसाब से इसमें 1450 तक का लेवल देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें खराब लग रहा है वो टाटा कम्युनिकेशन। इसमें भी गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है और हमें लग रहा है कि इसमें भी यहाँ से और गिरावट देखने मिल सकती है। तो 1700 के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1780 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके अमोल गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। इंडेक्स स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। मुझे लगता है एक बड़ा करेक्शन हो रहा है, तो एक रिलायंस मुझे अच्छा लग रहा है। करंट लेवल 2660 के आसपास पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पिक किया है। शायद थोड़ा टाइम ले सकता है स्टॉक, बट लेवल्स अच्छे हैं। 2780, 2800
आई थिंक अगर पुल बैक आता है तो ये इमीडिएट टारगेट स्टॉक में निकल के आ रहे हैं। दूसरा स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2600 का। आई थिंक एक वीकली चार्ट पे एक बड़े लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ओवरसोल्ड है मोमेंटम इंडिकेटर्स पे, तो बाउंस बैक आता है मार्केट में तो रिलायंस भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। दूसरा मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा 4075 के आसपास, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है। 4250 4275 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 3995 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट में रिवर्सल फॉर्मेशन होता है तो आई थिंक टीसीएस भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, 2 ट्रेड्स आपके यहाँ पे भी हो गए और अभी यहाँ पे 6 ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं। निफ्टी डे लो, बैंक निफ्टी करीब 50,748 पे। एक दो स्टॉक्स और स्पॉट कर लेते हैं, फिर आगे की चर्चा में बढ़ेंगे। जहाँ पे स्ट्रेंथ है अभी भी दिवीज लैब लेके आइए। प्रकाश सर ने सुबह सुबह ट्रेड पिक किया था और ये अभी भी 5790 पे। शिल्पा जी, दिवीज लैब पे आपका टेक, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप दिवीज को 50 रुपये ऊपर? बिल्कुल, अगर कहीं पे थोड़ा सा आज कंफर्ट है तो मुझे लगता है वो फार्मा में ही है। तो डीवी स्लैब में यहाँ पे मुझे लगता है टुवर्ड्स 5850 से लेके 5900 इसका पहला टारगेट है। इसके ऊपर जाता है तो मुझे लगता है 6000 के भी लेवल्स आएंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा बिकॉज मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे 5720 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5850 से 5900। ओके, एक बार निफ्टी का चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। और 24,268 लो था, 24,244। तो थोड़ी सी मामूली सी, बहुत मामूली सी, स्क्रीन पे दिखेगी भी नहीं, वो रिकवरी है। लेकिन पहला ग्रीन बार बना है पूरे दिन का, पहला ग्रीन बार निफ्टी पर। अगर आप 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो पहला ग्रीन बार बना है। अब देखते हैं वो टिकता है नहीं, क्योंकि दिक्कत सारी मार्केट की उस ग्रीन बार के टिकने में है। वो नॉर्मली टिक नहीं पा रहा है, इसकी वजह से आ रही है दिक्कत। लेकिन एक पहला ग्रीन बार यहाँ पर इंटरडे में निफ्टी पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। आज सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स 79,750 पर। लेकिन टेक्सचर तो वीक है, लेकिन एटलीस्ट जैसे मैं कह रहा हूँ पहला ग्रीन बार एक बार निफ्टी पर बना है। अभी भी 130 पॉइंट खैर नीचे हैं। डिक्सन टेक 8.5% नीचे। यहाँ पर अब फ्रेश व्यू क्या होगा शिल्पा जी डिक्सन टेक पर? जी बिल्कुल अनुज जी, जैसे शो के स्टार्ट में हमने बोला था कि गैप अप तो चेस करना ही नहीं है, लेकिन ऐसा सेल ऑफ आएगा ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे अगर 13,200 इसका भी एक सपोर्ट बनता है, 13,200 होल्ड करता है, देन डेफिनेटली यहाँ पे एक रिवर्सल भी वैसे ही शार्प आएगा। बट अभी के लिए आई विल स्टिल नॉट एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू गो लॉन्ग राइट नाउ। थोड़ा वेट कीजिए, 13,200 300 की तरफ आप बाई कीजिए ताकि आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए का ही रहे, ज्यादा नहीं। वो टिक जाता है तो आपको बहुत क्विक टुवर्ड्स अगेन 14,500 से 15,000 का इसका एक अप मूव मिल जाएगा। ओके, डिक्सन मूव अच्छा दे रहा है और मतलब डाउन साइड। और जहाँ जहाँ पे स्ट्रेंथ है उसमें मैक्स फाइनेंशियल्स को देखिए, 1300 पे हो गया और 3 दिन में इसने क्या मूव दिया है। आशीष भाई जी, अब यहाँ पे बात लॉन्ग की नहीं है, बात यह है कि अपने जो लॉन्ग ट्रेड्स के प्रॉफिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है या फिर टाइमली बुक भी करना है। आपका व्यू मैक्स फाइनेंशियल्स पे? वीरेन जी, कंसिडरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी, हमारी व्यू रहेगा कि मैक्स फाइनेंशियल में इन लेवल्स पर भी एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि इस हफ्ते में करीब करीब 8.5% का मूव स्टॉक में आ चुका है और स्टॉक ने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है, शायद इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है। तो इन लेवल्स पे बुक करें, लेकिन नीचे लेवल पे जरूर वापस ऐड किया जा सकता है इस स्टॉक को। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक आईपीओ की बात करते हैं। मीनवाइल निफ्टी बस अब डे लो पर वापस आया, तो रैली टिकी नहीं और अब यहाँ पर एक वापस शायद एक सेल ऑफ की शुरुआत हुई हो। 24,245 पर आ गए अब हम। शपोजी पलोंजी ग्रुप की कंपनी एपकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का करीब 5,400 करोड़ रुपए का आईपीओ आज से खुला है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के कारोबार में है। आईपीओ कारोबार और आगे के रोड मैप पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति और सीएफओ रमेश कुमार झा जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ये जो आपका आईपीओ आ रहा है, इसमें एक जो कंसर्न दिखाई जा रही है वो ये है कि प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा इसमें माल छोड़ रहे हैं बाय ओएफएस। क्या कंपनी को इस समय इक्विटी कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इतना बड़ा साइज़ का आईपीओ आ रहा है? आपसे शुरुआत करता हूँ सर। कंपनी का आईपीओ का 2 रिक्वायरमेंट्स है। एक
ओनर्स उनका डेट पेयर करना चाहते हैं, इसके लिए ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। एंड कंपनी के ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए एक प्राइमरी पोर्शन है विच इज़ 1250 crores एंड दैट्स हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड नाउ। ओके, नहीं सर, मैं जो सवाल अगर आप इसका जवाब दे सकें, क्योंकि एक 18, 17 और 18 अक्टूबर को प्रमोटर्स ने एक अंडरटेक किया था 6.4 करोड़ शेयर्स बेचने का, और 463 रुपीज़ पर शेयर पर, और उसी दिन कुछ इंडिविजुअल्स को शेयर्स बेचे गए थे करीब 417 रुपये पर शेयर पर। तो ये क्या मतलब, ऑलरेडी प्रमोटर का स्टेक शायद आईपीओ से पहले ही थोड़ा सा ऑलरेडी नीचे आ चुका है, अब आईपीओ में और नीचे आएगा, और अब मेरे ख्याल से प्रमोटर का स्टेक सिर्फ 50% रह जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाएगा। सो ये जो प्लान है प्रमोटर्स का, उनका जो ओवरऑल डेट है ग्रुप का, सो उस ग्रुप का जो डेट है उसको लिक्विडेट करने के लिए जो एक ओवरऑल प्लान है, उस प्लान के तहत एफकॉन्स में मोनेटाइजेशन उन्होंने किया है। एंड ये जो भी मोनेटाइजेशन हो रहा है इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ जो उन्होंने प्लान करके रखा हुआ था उसके तहत। जहाँ तक रहा जो आपने बोला कि जो हमने प्री आईपीओ किया है, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड हमने देखा कि कंपनी के लिए बहुत ग्लोबल इन्वेस्टर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड था, और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्री आईपीओ किया जहाँ पे हमने करीब 2,967 करोड़ का हमने प्री आईपीओ किया था। इम्पॉर्टेंटली उसमें काफ़ी सारे ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। सो एम्प्लॉयज़ को सिंस हमने आईपीओ में 10% का डिस्काउंट दिया है 44 रुपीज़ का, सिमिलर लाइंस पे हमने जिन एम्प्लॉयज़ ने प्री आईपीओ में पार्टिसिपेट किया था उनको हमने 417 रुपये में बेचा। बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनको हम लोगों ने 463 पे बेचा था। ओके, तो नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इतना डाइल्यूशन क्या थोड़ा सा कंसर्निंग नहीं है कि सीधा आप 50% पर आ जाएंगे प्रमोटर्स? तो प्रमोटर्स इसके पहले उनका कंपनी में 99.5% का स्टेक था, और इस डाइल्यूशन के बाद में भी वो मेजॉरिटी मेंटेन करेंगे। सो किसी भी प्रमोटर के लिए आज अगर उनका जो डेट रिपेमेंट का जो प्लान है उस प्लान के तहत ही उन्होंने लिक्विडेट किया है। ओके, तो कंपनी की पहले कितनी डेट थी और आईपीओ के बाद फिर कितनी हो जाएगी यहाँ पर डेट? जहाँ तक कंपनी के डेट का सवाल है, सो हमने मार्च 24 जो क्लोज किया था 2450 करोड़ के डेट ग्रॉस डेट था, और नेट डेट हमारा करीब 1800 करोड़ के नीचे था। और जो फ्रेश इशू जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से 1250 करोड़ कंपनी में आ रही है, उसमें से करीब 600 करोड़ हम लोग डेट रिपेमेंट के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो कंपनी का जो डेट है मार्च 24 का जो हमारा डेट इक्विटी का प्रोफाइल था वो करीब 0.5 था, और ये पैसा आने के बाद में हम लोग सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं कि डेट प्रोफाइल में होगा। ओके, लेकिन इसके बाद भी जो ओवरऑल डेट है उसका करीब 20% ही आई थिंक रीपे किया जा रहा है शायद, जो ओवरऑल डेट है आपका इस आईपीओ के थ्रू। नहीं सर, आप कंपनी की बात कर रहे हैं या ग्रुप की बात कर रहे हैं? कंपनी की बात कर रहा हूँ। नहीं, कंपनी का मैंने आपको बताया कि जो हमारा नेट डेट था वो करीब 1800 करोड़ था मार्च 24 में, और जो 1250 करोड़ जो कंपनी में आ रही है उसमें से करीब 600 करोड़ हम लोग पे करेंगे। और अगर आप उसको देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि हमारा कितना इक्विटी था, जो हमारा नेटवर्थ था, सो मार्च 24 में हमारा नेटवर्थ करीब 3600 करोड़ का था, और अभी ये 1250 करोड़ उसमें सीधे ऐड होगा, और इस साल का जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारे नेटवर्थ में ऐड हो जाएगा। सो हम लोग बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे आ जाएगी इस आईपीओ के बाद में। ओके, यहाँ पर अब क्योंकि आपकी कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, आपको विजिबिलिटी क्या दिखती है रेवेन्यू की और प्रॉफिटेबिलिटी की अगले 3 से 4 साल में? सो अगर आप देखेंगे कंपनी का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आप देखेंगे अगर हमारा प्रोजेक्ट प्रोफाइल देखेंगे, जैसे हमने चेनाब जैसा ब्रिज किया है जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट सिंगल आर्क रेल ब्रिज है, हमने अटल टनल किया है जो कि एट दैट एल्टीट्यूड हाईएस्ट मोटरेबल टनल है। भारत में हमने पहली बार एक अंडर वाटर टनल किया कलकत्ता मेट्रो के तहत। हमने फर्स्ट टाइम पटना में जो एमजी सेतु ब्रिज है जहाँ पे पहली बार ऐसा ट्राई किया गया कि कंक्रीट सुपरस्ट्रक्चर को रिप्लेस किया जाए स्टील सुपरस्ट्रक्चर के तहत। सो इस तरीके के प्रोजेक्ट हमने किए हैं, एंड कंपनी ये सब कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट करने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ की है।
तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में हमारे पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। हमने मार्च 24 क्लोज किया है करीब 31,000 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ में। इस वित्तीय वर्ष के दौरान हम लोगों ने जो, अगर हम L1 ऑर्डर इंक्लूड करें तो हमने करीब 19,000 के ऊपर का ऑर्डर बुकिंग ऑलरेडी हो चुका है। और ये पैसा कंपनी में आ जाएगा तो हमारा बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ग्रोथ करने के लिए। ओके सर, आपकी कंपनी की यूएसपी क्या है? क्योंकि मैं सवाल पता किस लिए पूछ रहा हूँ कि शपोजी पल्लंजी ग्रुप से जो पिछला आईपीओ आया था उसने इन्वेस्टर को पैसा बहुत ज़्यादा बना के दिया नहीं, तो एक थोड़ा सा एक डर है कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्टर को पैसा बनेगा। आपके हिसाब से क्या एक यूनिक प्रोपोजिशन है जिसके वजह से इन्वेस्टर्स को आपके आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, वॉट एवर वी हैव कमिटेड वी हैव ऑलवेज फुलफिल्ड दैट, Okay. and maximum value creation and maximum satisfaction for the stakeholders is a stated mission of the company, and that has been reflected in the pre-IPO, that has been reflected in the anchors. All the best of the investors have participated in that, so there is a high expectation and high trust on the Afcons management. अनुज जी, इसमें मैं जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि ये इस कंपनी का जब से शापूरजी पालन जी ने अक्वायर किया था, आई थिंक मिस्टर साइरस मिस्त्री, लेट साइरस मिस्त्री बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल थे इस कंपनी को अक्वायर करने में, और इनिशियल के काफ़ी साल तक वो हमारे चेयरमैन रहे थे। तो उन्होंने इस कंपनी को इस तरीके से बनाया बढ़ाया था, उन्होंने इस कंपनी को इंडिपेंडेंटली मैनेज करने दिया, रन बाय प्रोफेशनल्स। तो आज हमारी कंपनी अगर आप देखिएगा तो हम लोग प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हम लोगों ने ऐसे यूनिक मार्की प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, वो जताता है कि कंपनी बहुत कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकती है। ओके, एक आखिरी सवाल, ये आईपीओ के बाद जैसा हमने कहा कि प्रमोटर्स का स्टेक करीब 51% पर आ जाएगा, उसके बाद तो आप मार्केट टैप नहीं करेंगे उसके बाद अगले 1-2 साल में? ये कंपनी जो है ये शापूरजी पालन जी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, उनके लिए क्राउन ज्वेल है, एंड वो लोग यहाँ पे मेजॉरिटी मेंटेन करना चाहेंगे। सो आई थिंक इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हम लोग ऐसा मार्केट में आने वाले हैं। ओके, चलिए खैर, वैसे आपने जैसा आपने कहा कि आपका जो प्रोफाइल है, रेवेन्यू प्रोफाइल और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके पीयर से बेटर है, तो आपको मैं विश करूँगा ऑल द बेस्ट इस आईपीओ के लिए, और लिस्टिंग के बाद आपसे दोबारा बातचीत होगी तो थोड़ा और नंबर्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं, उनसे समझते हैं अभी मार्केट में क्या करना है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गौतम जी बताइए, मार्केट में इतना पैनिक क्यों है? क्या ये पूरा अर्निंग्स का प्रेशर है? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी। नहीं, मुझे नहीं लगता इसको पैनिक कहा जाएगा अनुज, बिकॉज अभी भी हम केवल 7-8% ही टॉप से डाउन है फॉर मिड कैप इंडेक्स, फॉर निफ्टी आल्सो 6-7%. Yes, there has been some accelerated fall in some of the overbought and overhyped sectors which have done exceedingly well in the last 2 years. तो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन जरूरी था होना, अब उसका कोई टाइमिंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। बस हमने देखा है कई बार, हमारे पिछले कन्वर्सेशंस में भी आपको बोला था कि मिड कैप स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशंस है बहुत प्रीमियम पे है, मतलब मिड कैप इंडेक्स पे ही 35 हो गया था, विच वाज एट अ 60% प्रीमियम टू निफ्टी। विद इन दैट कुछ सेक्टर्स के पी 70-80 हो चुके थे, और उतना अर्निंग्स में पेस दिख नहीं रहा है। अर्निंग सीजन की शुरुआत बहुत ही सॉफ्ट हुई है, और जहां भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से कम आई है इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं, और ये पहली बार दिख रहा है इस पूरे पिछले 5-6 क्वार्टर्स में कि जहां अर्निंग्स मिस हुआ है उस कंपनीज को काफी पनिश किया जा रहा है। टिल अबाउट लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें अनुज, तो अर्निंग्स मिस पे इतना ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिल रहा था। अभी पिछले 8 दिन में आप देखिए जहां अर्निंग्स आई है और अर्निंग्स मिस हुई है, हाउ द मार्केट हैज रिएक्टेड ऑन दो स्टॉक्स। तो थोड़ा बहुत ये करेक्शन जरूरी भी था, वैल्यूएशंस को थोड़ा सा सैनिटी पे ले आएगा ये, और ऑफ कोर्स ये बात तो है कि FY25 के अर्निंग्स बहुत सॉफ्ट है। हमारा ये साल का अनुमान केवल 7% अर्निंग्स ग्रोथ का है। पहली बार हमने 4% अर्निंग्स कट भी देखा है इस बार, हालांकि वो 4% अर्निंग्स कट 80% उसमें से केवल 4 कंपनीज के वजह से आया है, बट फिर भी 7% अर्निंग्स ग्रोथ ऑन अ फुल ईयर FY25 बेसिस विल बी द फर्स्ट सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इन 5 years। तो काफी अच्छा है, थोड़ा बहुत ये मार्केट को लाइट करेगा। जो एकदम रिलेंटलेस एकदम लीनियर तरीके से मार्केट बढ़ रहा था, करेक्ट होना बहुत जरूरी था, और ये काफी अच्छी बात है कि थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ रहा है।
नहीं, लेकिन थोड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है गौतम जी, अब लोगों की चीखें निकल रही हैं। आज मिड कैप मार्केट देखिए, अब 2% इंडेक्स नीचे आ गया और गौतम जी स्टॉक्स तो 40-40, 50-50% गिर गए हैं। ऑब्वियसली अच्छे स्टॉक कम गिरे हैं, लेकिन कई लोगों के पोर्टफोलियो स्टॉक्स 40-50% गिरे हैं। ये कोविड के बाद से जो मार्केट गिरी, कभी इतनी बड़ी करेक्शन हमने देखी नहीं है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जो रिटेल पूरा इस मार्केट को संभाल के रखे हुए था, क्या अब वो थोड़ा पैनिक करना शुरू करेगा यहाँ पर? नहीं, मुझे लगता नहीं अनुज, बिकॉज जो स्टॉक्स 40% गिरे हैं वही स्टॉक पिछले 2 साल में 10 गुना बढ़े भी है। तो तब लोगों ने सेलिब्रेशंस की चीखें निकाली थी। थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है तो उसमें सी आपने सही कहा कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जहाँ पे अर्निंग्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, आरओई ये सब ठीक ठाक है, वहां उतना करेक्शन नहीं हुआ है। बट जहाँ केवल पी रेटिंग हुआ था बिना अर्निंग्स के, उन सब स्टॉक्स में करेक्शन बहुत जरूरी है। जैसे कई सारे पीएसयू स्टॉक्स है जो 8-8, 10-10 गुना बढ़ गए थे पिछले 1.5 साल में। हमने जुलाई में जब आपसे बात की थी, मैंने कहा था कि डिफेंस सेक्टर का पूरा मार्केट कैप जो 1 लाख करोड़ होता था जुलाई 2021 में, वो जुलाई 2024 में 11 लाख करोड़ हो गया था। तब 11 गुना मार्केट कैप बढ़ा था, जबकि प्रॉफिट 2.5 गुना बढ़ा था। सो जो ट्रेलिंग पी 12 होता था वो 65 हो गया था डिफेंस में। वो जुलाई से अभी तक 11 लाख का ऑलरेडी 8 लाख हो चुका है। बट फिर भी अभी भी पी 46-47 है, राइट? सो इट इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। सेम थिंग अप्लाइज टू रेलवे स्टॉक्स, वेयर मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से जुलाई 21 में, जुलाई 24 में 7 लाख करोड़ हो गया था। वो 7 लाख करोड़ का जुलाई से लेके अभी तक लगभग 3 महीने में 5 लाख करोड़ हुआ है। बट पी अभी भी लगभग 40-45 के बीच वहां पे भी चल रहा है। तो हो सकता है थोड़ा और करेक्शन है या अर्निंग्स को आगे आना होगा। जहां तक ब्रॉडर मार्केट का सवाल है, वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं और अर्निंग्स यहाँ से मॉडरेट हुई है FY25 के लिए। हाँ, FY26 के एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं, बट जब तक अर्निंग्स वर्सेस वैल्यूएशंस, स्पेशली इन ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। टॉप 100 लार्ज कैप्स के वैल्यूएशंस में मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है। बट ब्रॉडर मार्केट जहाँ पे पिछले 3-4 साल से भयंकर री रेटिंग हुई है, और जब पहला साल हम अब देख रहे हैं अर्निंग्स मॉडरेट हो रही है, तो बहुत लाजमी बात है कि वैल्यूएशंस भी थोड़े करेक्ट हो गए। इसी के चलते हमने जुलाई में ही हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स का वेट बढ़ाया था और अक्टूबर में उसका वेट और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अभी अगर आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग 75% इज लार्ज कैप्स और 25% मिड कैप प्लस स्मॉल कैप है। हमने आईटी का वेट पिछले 6 महीने में दुगना कर दिया, 8% से 15%। हमने प्राइवेट बैंक्स को अंडरवेट से ओवरवेट किया था। हमने कंजम्पशन में भी डिस्क्रिशनरी साइड में थोड़ा सा वेट कम किया था, गिवन वेयर द वैल्यूएशंस वेयर। आईटी में, फार्मा में वेट बढ़ाया। तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो का भी पोजीशनिंग हमने वैल्यूएशंस को देखते हुए डिफेंसिव करके रखा था। अच्छा गौतम जी, मैं आ ही रहा था इस स्पेस पे। मतलब मुझे याद है अच्छे से, जब वो चुनाव के नतीजे थे, जब डिप आया था बाजार में, उसके बाद वो 3 महीने का फेज़ जो रहा ना, वो जून, जुलाई, अगस्त का, उसमें बाजार ने एफएमसीजी को बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट किया था और एक वर्टिकल राइज का 3 महीने का फेज़ देखा हमने। बट क्वार्टरली अपडेट्स, नंबर्स के बाद सबसे सिवियर प्राइस डैमेज एफएमसीजी में हुआ है और ये इसके एंटायर करियर का सिंस इंसेप्शन सबसे टफेस्ट मंथ है। इस लिक्विडेशन को, इस प्राइस फॉल को, इस पी कूल ऑफ को आप कैसे देख रहे हैं? क्या व्यू रहेगा एफएमसीजी पे इस वक्त आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। सी देखिए, कंज्यूमर स्पेस में क्या हुआ है कि एक एक्सपेक्टेशन बन गया था कि बारिश की वजह से नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इस एंटिसिपेशन में काफी सारे स्टॉक्स चल गए थे मार्च अप्रैल से लेके अगस्त सितंबर तक। अब चूंकि एक्चुअल नतीजे आ रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी खराब है। चाहे आप डीमार्ट को देखिए, नेस्ले को देखिए, हिंदुस्तान लीवर के भी नतीजे बहुत सॉफ्ट थे, टाटा कंज्यूमर के नतीजे सॉफ्ट थे। केवल गोदरेज अभी तक, वरुण बेवरेजेस और मे बी आईटीसी ने एक्सपेक्टेशंस मीट किए, जबकि आईटीसी के भी नतीजे सॉफ्ट थे बट इन लाइन थे। तो जो माहौल बन रहा था कि कंजम्पशन में जबरदस्त रिवाइवल आने वाला है स्टेपल्स में, वो नहीं होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बड़ी चीज जो है, जो एक नया हेडेक बन के उभर के सामने आया है, वो है क्विक कॉमर्स स्पेस में जो ग्रोथ हो रही है। बिकॉज कई सारे कंपनीज ने अपने प्रेस रिलीज में, मैनेजमेंट कमेंट्रीज में ये कॉल आउट किया है। डाबर का आपने प्रेस रिलीज देखा होगा क्वार्टर के एंड में जो आया था। डीमार्ट ने भी इसका मेंशन किया है। सब जगह ये बात हो रही है कंज्यूमर स्पेस में कि क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में जो जोर से ग्रोथ आया है उसकी वजह से जनरल ट्रेड में थोड़ा सा इन्वेंट्री बढ़ चुका है और वो इन्वेंट्री करेक्शन कई सारी कंपनीज ले रही है।
साथ ही साथ एक्सेस रेनफॉल के वजह से या यूं कहिए कि थोड़ा जो इन्फ्लेशन अभी भी बहुत एलिवेटेड लेवल पे है, अंडरलाइन मार्केट्स में डिमांड उतना पिकअप नहीं हुआ है। हाँ, रूरल बॉटम से थोड़ा ग्रेजुअली रिकवर हुआ है, बट विडंबना देखिए कि जब रूरल ठीक हो रहा है तो अर्बन वापस से मॉडरेट होना चालू हो गया है। इस पर नेस्ले ने कमेंट किया है, हिंदुस्तान लीवर ने अपने रिजल्ट्स के कमेंट्री में कमेंट किया था कि अर्बन में थोड़ा स्लो डाउन है। तो और वैल्यूएशन जो काफी शूट अप हो चुके थे पिछले 3-4 महीने में, वहां पे एक थोड़ा सा करेक्शन फिर से आ रहा है। और अर्निंग्स ग्रोथ इस साल की बहुत ही पेडेस्ट्रियन रहेगी कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज में। मैं देख रहा था हिंदुस्तान लीवर का ईपीएस पिछले 3 साल से सेम है, FY23, FY24 और FY25। हालांकि हिंदुस्तान लीवर अभी भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, दैट्स द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर स्टेपल्स इन आवर मॉडल पोर्टफोलियो, बट द अंडरलाइंग ग्रोथ पूरे कंज्यूमर स्टेपल कंपनी में बहुत सॉफ्ट रही है, जबकि वैल्यूएशंस काफी चढ़े हुए हैं अभी भी, डिस्पाइट 3 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस रहा है कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर का। ये ग्रोथ के सामने अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे ही लगते हैं। गौतम जी, तो फिर एक स्टॉक जो आपका इतना शानदार पिक रहा है, ट्रेंड, क्या यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर लें या यहाँ पे री रेटिंग इसी तरीके से चलती रहेगी जो हो रही है? नहीं अनुज, ट्रेंड में आपको एक दूसरे नजरिए से देखना होगा। इनकी ग्रोथ बहुत ही सॉलिड रही है। जहां बाकी सेक्टर के कंपनीज 8, 10, 15% ग्रोथ करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेंड का टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी 40 से 50% चल रहा है। प्रॉफिट दुगना तिगना हो चुका है। अगर आप देखें 4 साल पहले FY20 में ट्रेंड का प्रॉफिट 100 करोड़ होता था, FY24 में उन्होंने 1000 करोड़ किया है। हमारा अनुमान है कि यहाँ से भी अगला 3 साल में प्रॉफिट कंपाउंडिंग 25% से ज्यादा रहेगी। बट यस, थोड़ा बहुत पी जो जोर से री रेटिंग हुआ है पिछले 3-4 सालों में, आपको याद होगा कि ये ऐसा कंपनी है जो पिछले 2.5 सालों में 50,000 करोड़ मार्केट कैप से ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ टच करके आया है। तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ यहाँ पे भी जरूरी था, जो हम देख रहे हो रहा है। आई थिंक 8,000 से कुछ भाव 7,500 के आसपास आया हुआ है, बट ग्रोथ अभी भी बहुत सॉलिड है। और इंडिया में जहां भी B2C सेक्टर्स में ग्रोथ अच्छी है, वहां पे मार्केट ने उनको बहुत अच्छा पी प्रीमियम दिया है, चाहे वरुण बेवरेजेस हो, ट्रेंट हो, डिक्सन हो या जोमैटो हो। जब तक ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता है कि एक माइनर करेक्शन से बाहर निकल जाना चाहिए, प्रोवाइडेड आपका नजरिया थोड़ा लंबा हो। हाँ, अच्छा गौतम जी, अभी अनुज के पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था ना कि आईटी पे अपना वेटेज आप लोगों ने बढ़ाया है। आईटी में एग्जैक्टली क्या अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, एक दो स्टॉक्स अगर आप टिप्पणी कर सकें नाम लेकर। जी, हमको दोनों अच्छे लग रहे हैं। हमने दोनों में वेट बढ़ाया है। हमारा सबसे बड़ा लार्ज कैप में टॉप आइडिया अभी भी HCL टेक है, जहाँ पे हमने फिर से वेट बढ़ाया था अक्टूबर के रिवीजन में। इन्फोसिस में हमने वेट बढ़ाया है, परसिस्टेंट में हमने वेट बढ़ाया था, और हमने नया एक स्टॉक ऐड किया था मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी में, जिसका नाम है कोफोर्ज। उनके नतीजे भी काफी अच्छे आए थे कुछ दिनों पहले। सो आईटी का हमारा टॉप डाउन व्यू था कि वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो चुके थे। सेक्टर ने 3 साल से अंडर परफॉर्म किया था, स्पेशली लार्ज कैप साइड में, जबकि सेक्टर के बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है। ग्रोथ में थोड़ा सा स्लो डाउन था। हमें ये लग रहा था जुलाई में कि ग्रोथ यहाँ से थोड़ा थोड़ा पिकअप होगा, और आपने देखा होगा 2-3 कंपनीज ने अपने गाइडेंस भी मार्जिनली अपवर्ड रिवाइज किया है। सेक्टर ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म भी किया है पिछले 3-4 महीनों में, बट हमें यहाँ से भी थोड़ा अच्छा रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड लगता है, बिकॉज यहाँ से हमें लगता है कि सेकेंड हाफ FY25 के बाद से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी आईटी में पिकअप होगी ग्रेजुअली, और सेक्टर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देने की संभावना है। इसलिए हमने आईटी भी अपग्रेड किया था और प्राइवेट बैंक्स भी अंडरवेट से ओवरवेट किया था। अच्छा गौतम जी, इंडसइंड अब 20% डाउन, मतलब मुझे याद नहीं इंडेक्स स्टॉक कब लास्ट 20% गिरा हो। क्या ये क्या बता रहा है? बैंकों को लेकर अब क्या मतलब व्यू बनाया जाए? क्योंकि अभी तक कुछ बैंकों के नंबर्स ठीक ठाक आ रहे थे, ये इंडसइंड ने तो आके पूरा मामला खराब कर दिया मार्केट का। सो अनुज, देखिए इस रिजल्ट सीजन में मैंने आपको स्टार्टिंग में वही कहा है कि जहाँ पे भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से खराब आए हैं, पनिशमेंट बहुत जोरदार हुई है। आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम आपने बजाज ऑटो के स्टॉक को 13% गिरता हुआ कब बिल्कुल राइट? बिल्कुल। चाहे निफ्टी का स्टॉक हो, नॉन निफ्टी का स्टॉक हो, टाटा कंज्यूमर भी 8% डाउन था। यस्टरडे आई थिंक हिंदुस्तान लीवर वाज डाउन सम 7%। आई डोंट रिमेंबर in my 17 years of tracking consumer that Hindustan Lever was ever the topmost loser with 7% in Nifty. So इस रिजल्ट सीजन में मार्केट इज बीइंग वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग। जहां नतीजे अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छा है,
एंट्री अच्छी है, वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रिवॉर्ड कर रहा है, और जहाँ पे नतीजे हल्के से भी एक्सपेक्टेशन से खराब है, गिवन द वैल्यूएशंस दैट वी आर सिटिंग एट, मार्केट काफी स्ट्रांगली उनको पनिश कर रहा है। हमने मॉडल पोर्टफोलियो में कोटक बैंक ऐड किया था, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का वेट बढ़ाया था। कोटक बैंक भी हमने मॉडल पोर्टफोलियो में 5 साल बाद ऐड किया था, जहाँ पे हमारे एनालिस्ट ने इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की थी 1850 रुपया पे, लगभग आई थिंक नवंबर 2019 में। वहाँ से 4-4.5 साल के बाद में भी स्टॉक वहीं पे है, और हमें लगा रिलेटिव वैल्यूएशन रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुका है कोटक में, तो वो हमने ऐड किया। सेम थिंग फॉर आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। सो ये 3 स्टॉक हमने प्राइवेट बैंक के रखे हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। चलिए गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही होप करूंगा कि दिवाली आपके लिए शुभ रहे। और थैंक यू। फिर उसके आपके बाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।